भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया और इसने पूरे एशिया में फ्यूल की तंगी को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है और भारत की रिफाइनरियों ने मजबूत आउटपुट दिया है। और दोस्तों, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी जरूर हुई है। ये क्यों हुआ है? तो भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड कैपेसिटीज में से एक है। जब एशिया के कई देशों में रिफाइनरी आउटेज या सप्लाई डिसरप्शन हुए तो भारत की रिफाइनरियों ने अतिरिक्त प्रोडक्शन करके इस गैप को भरा और भारत सस्ते क्रूड को अलग अलग सोर्सेस से इंपोर्ट करके उसे रिफाइन करके ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स में बदलता है और फिर उन्हें एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो भारत की इकोनॉमी के लिए ये फॉरेक्स की कमाई का एक बड़ा जरिया है जिससे रुपये को सपोर्ट मिलता है, एनर्जी सेक्टर के लिए रिफाइनरियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है और सरकार के लिए ये जियोपॉलिटिकल लिवरेज भी है। भारत अब सिर्फ एक इंपोर्टर नहीं है बल्कि एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी में एक अहम खिलाड़ी भी है। अब इसकी बात करते हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी यहां पर यह है कि भारत सिर्फ आईटी और फार्मा ही नहीं बल्कि एनर्जी वैल्यू एडिशन में भी एक ग्लोबल हब बन सकता है। और रिस्क ये है कि ये पूरा मॉडल क्रूड ऑयल की उपलब्धता और कीमतों पर निर्भर है। अगर ग्लोबल क्रूड सप्लाई में कोई बड़ा डिसरप्शन आया, जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्तों पर असर, तो भारत की रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स भी हिल सकती है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में भारत की एक्सपोर्ट अर्निंग्स मजबूत रहेंगी और एक साल में भारत एशिया के एनर्जी मार्केट में और गहराई से एंकर हो सकता है और 5 साल में अगर हम बात करें तो यह ट्रेंड भारत को एनर्जी वैल्यू एडिशन में ग्लोबल हब बना सकता है। और यहीं पर एक दिलचस्प कंट्रास्ट सामने आता है जहां फ्यूल एक्सपोर्ट में भारत क्रूड इंपोर्ट करके भी वैल्यू एडिशन के दम पर दुनिया को सप्लाई कर रहा है।